रजा हैदर साहब, ये आपने सुना डॉक्टर साहब का तबसरा। ये जो मोदी साहब ने कहा है कि हमने मेड इन इंडिया हथियार यूज करके वो ब्रह्मस जो इनके थे मिसाइल्स, ये इन्होंने क्या बात की है? जरा इसकी जरा टेक्निकलिटी है, जरा हमें समझाइए। राफेल्स केम डाउन, सारी दुनिया को पता है, इन्होंने एडमिट नहीं किया। तेजस के बारे में बताइए, जो मेड इन इंडिया जहाज है, कि उसकी क्या सलाहियत है, और ये मेड इन इंडिया कौन से हथियारों की बात कर रहे थे? जरा हमें भी जरा आगाही हो इस बात से। जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। आज मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आया हूँ एंड आई एम वेरी फील ऑनर ऑन दिस। आपके सवाल पे मैं आता हूँ और मोदी की इस पॉइंट को ही थोड़ा सा जूम करता हूँ, मेड इन इंडिया हथियार यूज हो। देखें, सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ राफेल से। राफेल कोई मेड इन इंडिया नहीं है। उसके साथ जो फॉर्मेशन थी वो Su-30 की और MiG-29 की थी, वो भी मेड इन इंडिया नहीं है, दोनों रशियन जहाज हैं। और राफेल और इन दोनों का MiG-29 और सू का गिरना बाय JF-17 जो कि मेड इन पाकिस्तान जहाज है, और J-10C जो कि मेड इन चाइना है बाय द PF पायलट्स, ये मतलब एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इवेंट है जो हिस्टोरिक, आप देखिएगा हिस्ट्री में आएगा, टेक्स्ट बुक में ये कॉम्बैट पढ़ाया जाएगा कि हाउ 70 वर्सेस 40 एंड 50 की किल्स हुई। दूसरी चीज़ मेड इन इंडिया, हिरोन यूकैफ था जो पाकिस्तान ने गिराया, जो कि इन जहाज़ों के साथ सर्विलेंस कर रहा था। अच्छा, हिरोन जो है ये भी मेड इन इसराइल है, ये भी मेड इन इंडिया नहीं है बाय द वे, और ये यूकैफ कैटेगरी में आता है। और मैं आपके सामीन को अगर ड्रोन्स की थोड़ी सी टाइप्स बताना चाहूँगा ताकि हमें आगे हिरोन, हारोप, इन सब का फ़र्क भी पता चल जाए और आगे आगे बहुत डिस्कशंस में भी आएगा। देखिए, ड्रोन्स की 4 बड़ी टाइप्स होती हैं, मेजर टाइप्स। पहली होती है UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये मेनली यूज होता है फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, ISR जिसको हम आम जबान में कहते हैं। और इस पे हाई रेजोल्यूशन कैमराज होते हैं और ये रिकॉनेसेंस करता है और फिर उसके बाद ये फीडबैक देता है टू द ऑपरेटर्स और फिर वो अपनी मूव करते हैं। इस केस में जो हिरोन कर रहा था, ये जो जहाज है। दूसरी कैटेगरी होती है यूकैफ, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। जब उसी UAV के ऊपर आप वेपन्स लगा देते हैं तो वो यूकैफ बन जाता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। बेसिकली हिरोन है यूकैफ, लेकिन इस केस में वो UAV का रोल अदा कर रहा था। अच्छा, यूकैफ में भी कैटेगरी में इंडिया ने ऑल्दो के अभी खरीदे हैं MQ-9 यूकैफ्स, लेकिन वो अमेरिकन है, वो भी इंडियंस नहीं है बाय द वे। तीसरी कैटेगरी आती है जो किलर ड्रोन्स कहलाती है। किलर ड्रोन्स का ये होता है जो हारोप इन्होंने इंडिया ने भेजा था, वो भी मेड इन इसराइल था। वो किलर ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन, कैमिकेजेस ड्रोन, ये सारे उसके नाम हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रोन इटसेल्फ वेपन होता है, उसके अंदर एक्सप्लोसिव फिल होता है, उसमें कैमरा लगा होता है। तो अब एक्सप्लोसिव हैंग नहीं हो रहा यूकैफ की तरह, बल्कि वो खुद एक एक्सप्लोसिव है, उसके अंदर एक्सप्लोसिव भरा हुआ है और कैमरा भी लगा हुआ है साथ। और वो 3 तरह की टारगेटिंग करता है। एक टारगेटिंग ये कि पीछे से पायलट उसको ऑपरेट कर रहा हो, जो हारोप के केस में वो कर रहे थे। दूसरा ये होता है कि GPS कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए जाते हैं, जिसमें फिर वो हम सॉफ्ट किल्स के थ्रू GPS को जैमिंग करते हैं, जो आज ISPR भी बता भी रहे थे कल अपनी ब्रीफ में। और तीसरा होता है कि ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनोमस ये होता है कि उनको एक टारगेट फीड कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल इमेज रिकग्निशन, वो एक पिक्चर फीड कर दी गई है किसी घर की फॉर एग्जांपल, तो या नाउजुबिल्लाह मस्जिद की, और अब वो ड्रोन जो है वो ऑटोनोमस है, अब वो उस पायलट के कंट्रोल में नहीं है। वो जैसे ही वहाँ पहुंचेगा और उस इमेज को देखेगा, चाहे वो घर है या मस्जिद है, वो अपना वेपन फायर कर देगा। इन मटेरियल के उसके इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे हैं, उसकी छत पे बच्चे खेल रहे हैं, ये वो नहीं देखेगा, उसने अपना टारगेट मीट करना है, किल कर देगा। वो बड़ा डेंजरस कैटेगरी ऑटोनोमस। हारोप जो था ये किलर ड्रोन कैटेगरी में था और इसकी अपनी जो रेंज है, जिसको हम ऑपरेशनल रेंज या कम्युनिकेशन रेंज कहते हैं, वो 200 से 300 किलोमीटर है, जहां पायलट के पास इसका कंट्रोल होता है। उससे बियॉन्ड ये 1000 किलोमीटर तक जाता है, देन GPS फीडेड। और चौथी और फोर्थ कैटेगरी जो इस वॉर में समहाउ यूज नहीं हुई, लेकिन दैट इज अ अपकमिंग ड्रोन वॉरफेयर, और जो इंशाल्लाह हम लोग उसके लिए अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, और वो कहलाता है स्वार्म ड्रोन्स। स्वार्म ड्रोन्स ये होता है कि यही किलर ड्रोन्स जब हंड्रेड्स की क्वांटिटी में इकट्ठे आते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ स्वार्म, तो इनको स्वार्म ड्रोन कहा जाता है। और ये बहुत डेंजरस होते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड, क्योंकि एट अ टाइम हंड्रेड्स में आते हैं। कई केसेस में जो अभी चाइना USA वो तो थाउजेंड्स में भी इनको ट्रायल्स कर रहे हैं, और वो फिर डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं और बहुत डिफिकल्ट टू डिफेंड होता है।
एनीवे बात जहां से शुरू हुई थी कि ये सारे जितने ड्रोन यूज किए ये भी मेड इन इसराइल थे। तीसरी चीज आ जाए राफेल की, मैं आपको मेड इन इंडिया की एग्जांपल दूं कि राफेल जब इन्होंने खरीदा तो अब जिस डिलीवरी स्टेट में खरीदा है, अगर ये उसके ऊपर कोई वेपन लगाना चाहते हैं अपना इंडिया, तो इसके लिए सोर्स कोड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये पिछले दिनों बहुत मीडिया में, इंडिया के मीडिया में चला, अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, के हमें राफेल के सोर्स कोड दें आप, विच फ्रांस रिफ्यूज्ड। अच्छा, सोर्स कोड क्या चाहिए होते हैं आपके नाजरीन के लिए? सोर्स कोड एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जहाज में फीड कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में। फिर उन्हीं सोर्स कोड में एक स्टैंडर्ड वेपन्स क्वालिफाई कर दिए जाते हैं और अब वो सोर्स कोड एज ए ब्रेन एक्ट करता है फॉर दैट एयरक्राफ्ट, जिसमें वो उसकी एवियोनिक्स को, फायर कंट्रोल सिस्टम को, वेपन्स को इंटीग्रेट करता है फॉर पायलट, और फिर ये डिलीवर कर दिया जाता है टू द कस्टमर। अब कस्टमर अगर उस पर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता है, कोई वेपन लगाना चाहता है, कोई ऐड, जिस तरह इंडिया ने कहा कि हम एस्त्रा मिसाइल अपना लगाना चाहते हैं, तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है अभी कि वो अपने कोई वेपन्स लगा सके ऑन राफेल। यानी राफेल की जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है दैट विल रिमेन एट सेम लेवल अनलेस कि फ्रांस उनकी हेल्प करे। अच्छा, जब उन्होंने सोर्स कोड फ्रांस से मांगे तो फ्रांस ने कहा कि हम आपको सोर्स कोड्स नहीं देंगे, हाँ अगर आपने वेपन्स लगाना ही है तो आप हमें बताएं, हम आपको लगा के देंगे, हमारे इंजीनियर्स लगा के देंगे। तो मेड इन इंडिया तो कि ये एग्जाम्पल कि एक वो वेपन नहीं लगा सकते राफेल के ऊपर एडिशनल, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, वो सोच रहे होंगे फ्रांस वाले के लगा ही लेने देते, कम से कम गिरते ही ना। अब शायद लगा भी दें उनको। ये जो रजा हैदर साहब बता रहे हैं ये बहुत शानदार बात है। राफेल का कसूर नहीं है, ये चलाने वालों का कसूर है कि निकम्मे इतने हैं कि ना इनको टेक्निकली कुछ पता है ना चलाने का पता। जी, मैं बिल्कुल इस पे आना चाहूंगा। अब ये मेड इन इंडिया की तो आपको मैंने सारी स्टोरियां सुना दी, तीजा की अभी सुनाता हूँ। बिल्कुल जो अभी डॉक्टर हसनैन ने बात की, मैन बिहाइंड द गन इज इम्पोर्टेंट। बात यह है कि J-10C भी बहुत कैपेबल जहाज है और राफेल भी बहुत कैपेबल जहाज है। दोनों 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, दोनों में कोई शक नहीं है और दोनों की आज तक कोई किल नहीं है, मतलब ना दोनों ने किसी को मारा है ना कोई खुद हिट हुए आज तक। J-10 की ये फर्स्ट किल है और राफेल का फर्स्ट शॉट है, यानी फर्स्ट टाइम उसको किसी ने किल किया। अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या था? फर्क था फ्लाइंग का, पायलट्स का। मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्चुअली मल्टी डोमेन ऑपरेशन, ये टर्म आपने सुनी होगी ISPR की ब्रीफिंग में, जिसको मैं आसान अल्फाजों में अगर अपने नाजरीन को समझाऊं कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन वो कैपेबिलिटी होती है जहां फोर्स अपने तमाम एसेट्स को, तमाम अपने टूल्स को, तमाम अपनी टेक्नोलॉजीज को कंसंट्रेट करता है टू अ सिंगल पॉइंट और फिर वो फोर्स अप्लाई करता है। इसको कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन। अब इसमें क्या आ जाते हैं, एयरफोर्स ने कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज किया, मैं इनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ। पहली कैटेगरी के मल्टी डोमेन ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज क्या थी, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी थी? JF-17 ब्लॉक 3 था, J-10C था, F-16 था, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सैटेलाइट्स, हाइपरसोनिक्स, ये सारा कुछ मिलजुल के एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन बनता है जिसको आप कलेक्टिवली यूज करते हैं इन थिएटर ऑफ वॉर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सीलेंटली यूज किया लीडरशिप ने भी और पायलट जो ऑन बोर्ड। सेकंड कैटेगरी आ जाती है BVR। आपने PL-15 का भी नाम सुना होगा। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज था BVR कैपेबिलिटी का, और BVR कैपेबिलिटी होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, कि आपकी जब BVR कैपेबिलिटी ज्यादा होती है तो आपके पास फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी आ जाती है। तो दैट रेंज वाज मोर देन द राफेल रेंज एंड दैट वाज द एक्चुअली एडवांटेज टू अस। नंबर 3 है हाई क्वालिटी ट्रेनिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है दैट इज हाई क्वालिटी। ये बात तो 2019 में भी प्रूफ की, 2025 में भी प्रूफ हो गई और अब तो ये दुनिया मानने को तैयार हो गई है। मल्टीपल टाइम प्रूफ, मतलब 65, 71 हर जगह। और अब तो इसके वाकये के बाद तो दुनिया भी मान गई है कि हाई क्वालिटी ट्रेनिंग है ऑफ पर्सनल, पायलट्स, इंजीनियर्स, ऑल पर्सनल। और मैं आपको जरूर यहाँ कहूंगा दैट इज सपोर्टेड बाय द विजनरी लीडरशिप। लीडरशिप ने सर मिलिट्री लीडरशिप प्लीज। जी, मिलिट्री लीडरशिप। मैं स्पेशली ये कहूंगा कि जो एयर चीफ ने जिस तरह इस पूरे मैन्यूअल को प्लान किया, मैं मानूंगा नहीं, डिबेट शुरू हो जाएगी। अच्छा चलिए, तो अब आ जाते हैं तेजा, मेड इन इंडिया तेजा पे। देखिए तेजा वो प्रोग्राम है, अगर किसी को नई नाज़रीन को पता तो इसको गूगल ही कर लें जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम तो इसको मॉनिटर कर रहे हैं बहुत अरसे से। क्योंकि मैं JF-17 प्रोग्राम में 22 साल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके डिज़ाइन टीम का मेंबर भी था, कई साल इसमें मैं चाइना में भी रहा। तो हम तो इसको एज ए कंपेटिटर देख रहे थे उस वक्त भी 98 में।
तीजा जो है 1984 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और इनका प्लान ये था कि जो इंडियन एयरफोर्स के जब फ्लीट रिटायर हो रहा होगा विच इज़ MiG-21 स्पेसिफिकली और मिराजेस थे इनके, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। विद टाइम